न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आपके साथ बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करने लगी हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। ये खौफनाक कहानी अनिल शेयर कर रहे हैं इंडिया से। अनिल कहते हैं मैं इंडिया बेंगलोर का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ मोस्ट फेमस अर्बन लेजेंड्स हॉरर स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। ये स्टोरी है नीलबा चुड़ैल की। नीलबा चुड़ैल एक ऐसी मखलूक थी जिसका खौफ लोगों के दिलो दिमाग पर इस तरह से हावी था कि रात होते ही बस्तियाँ वीरान हो जाती थी। दूर दूर तक न कोई बंदा न बंदे की ज़ात होती थी, सिर्फ सन्नाटा और सुनसान और वीरान रात होती थी और लोगों को पता चल जाता था कि नीलबा आने वाली है। जब आधी रात को गलियों में एक आहट महसूस होती थी, एक शोर महसूस होता था और एक सदा महसूस होती थी। जब हर घर के दरवाजे पर एक खौफनाक दस्तक होती थी, नीलबा उसी घर के रहने वालों की आवाज़ निकालकर उनको पुकारा करती थी और जो कोई भी दरवाज़ा खोल देता था वो अगले दिन 24 घंटे के अंदर अंदर मौत के घाट उतर जाता था, मर जाता था। किस तरह से उसकी पुरसरार मौत होती थी कोई नहीं जानता। ये बात हर जुबान पर थी, ये कहानी हर किसी को पता था, लेकिन जहाँ इस कहानी को बहुत से मानने वाले थे वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो महज इनको मन घड़त कहानियाँ समझते थे, जो महज इनको लोगों का वहम समझते थे और कुछ भी नहीं। उन्हीं लोगों में से एक घर हम लोगों के घर के सामने भी था। अगर हम लोगों ने भी तब गलती की होती तो शायद आज हम भी ना होते। मिस्टर रवि का घर था जिनका बेटा बाहर से पढ़कर आया था और वो इन बातों पर मजाक बनाया करता था। हम लोगों के उनके घर में बहुत अच्छे से आना जाना था। तो उनके बेटे के साथ एक बार जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उसको मना किया और ये समझाया कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, कोशिश किया करो रात को जल्दी घर आ जाया करो और रात को अगर दरवाजे पर दस्तक हो तो दरवाज़ा मत खोलना। उसकी बीवी भी उसको यही बात समझाती थी कि तुम सबकी बातों का मजाक मत उड़ाया करो, ये बातें बिल्कुल सच होती हैं। लेकिन वो ठहरा न्यू जनरेशन का। वो यही कहता था कि हो ना हो ये हम लोगों के इलाके के ही लड़के हैं जो शरारत करते हैं और नीलबा बनकर तुम सब लोगों को डराते हैं। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। एक रात मिस्टर रवि का बेटा अपने ही घर के ड्राइंग रूम में बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। पूरी तरह से गलियां खामोश थी, हर तरफ सन्नाटा था। तभी फिजा में एक शोर बरपा हुआ। ऐसा लगा दूर से किसी औरत की चीखने की आवाज़ आई है। उनका बेटा चौंक उठा कि कौन हो सकता है। हर घर में मौजूद हर फर्द दिल थाम कर रहता था कि कहीं उसके घर के दरवाजे पर दस्तक ना हो जाए। लेकिन वो चीख नीलबा ने सिर्फ और सिर्फ उस लड़के को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए ही मारी थी। वो चौंक उठा कि गली में कोई तो है। उसने बिना सोचे समझे अपने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया। गली में कोई भी नहीं था, दूर दूर तक वीराने और सन्नाटे थे। उसे लगा कि शायद मेरा वहम होगा। उसने फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी, उसे ऐसी आवाज़ आने लग गई जिस तरह से उसकी बीवी उसको आवाज़ें दे रही है। वो बार बार उसको बुलाती और वो आगे से जवाब देता कि तुम किधर हो। उसकी बीवी का नाम मधु था। मधु उसे बार बार आवाज़ें दे रही थी, जिस पर वो उठकर अपने घर की ओर जाता और जाकर देखता तो मधु वहाँ पर नहीं थी। जैसे ही ड्राइंग रूम में आकर दोबारा बैठा, मधु ने बाहर से आवाज़ें देना शुरू कर दी। मधु घर में नहीं गली में थी। जब उसने टाइम देखा तो रात के 1:45 बज रहे थे। उसे बड़ा तज्जुब हुआ कि मधु इस वक्त रात को बाहर क्या कर रही है। वो कहने लगा, मधु तुम बाहर क्यों गई हो? जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला
उसके बाद वो वहीं पर गिरा और बेहोश हो गया। सुबह हम लोगों के घर मिस्टर रवि रोते रोते आए और पूरी गली में एक शोर बरपा हो गया और वो बार बार ये कह रहे थे कि नीलबा ने हमारे बेटे पर हमला कर दिया, नीलबा ने हमारे बेटे पर हमला कर दिया। हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि सब कुछ क्या हो गया, किस तरह से हो गया। तो उनका ये कहना था कि कहीं रात को नीलबा ने दरवाज़ा खटखटाया और इसने खोल दिया। हमें तो सुबह ये ड्राइंग रूम के दरवाजे में बेहोश मिला। उस लड़के को उठाया गया, उसको बिस्तर पर लिटाया गया। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसकी आंखों के इर्द गिर्द स्याह हल्के थे और उसके दोनों हाथ बुरी तरह से नोचे हुए थे, जो ज़ख्मी थे। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने उसको कुछ मेडिसिन भी दी, इंजेक्शन लगा दिए कि इसको शाम तक होश आ जाएगा। जो ही शाम को उसे होश आया तो उसने चीखना शुरू कर दिया। उनके घर में एक बार से फिर से कोहराम बरपा हो गया कि पता नहीं उनके बेटे को क्या हो गया है। हर कोई उस वक्त जाकर अर्जुन को देख रहा था, लेकिन अर्जुन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अर्जुन के हाथों से खून बह रहा था और उसके हाथ बुरी तरह से ज़ख्मी थे। जगह जगह पर जले और कटे हुए निशान थे और उसकी आंखों में से भी जैसे खून बह रहा था। बस वो बार बार ये कह रहा था कि मधु मुझे रात भर गली में आवाज़ें दे रही थी। पहले मैंने एक चीख सुनी और फिर मधु मुझे आवाज़ें देने लग गई। मधु रो रही थी और रो रो कर ये कह रही थी कि मैं तो बाहर गई ही नहीं, मैं तो बाहर गई ही नहीं। तभी देखते ही देखते शाम हो गई तो फिर से एक बार गली में शोर बरपा हुआ कि मिस्टर रवि का बेटा अर्जुन मर गया है। नीलबा ने उसे भी मार दिया। पूरी सोसाइटी में, पूरे बस्ती में, पूरे इलाके में खौफ की एक और लहर दौड़ उठी कि नीलबा ने एक और घर को उजाड़ दिया। वो रात को आई थी और इसको ले गई। अब हर कोई बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। सबने मिलकर इस नीलबा से छुटकारा हासिल करने के लिए हल तलाश करना शुरू कर दिए। तभी करते करते 3 रातों के बाद, 3 दिन के बाद एक तांत्रिक का पता चला। तो जो ही तांत्रिक उस बस्ती में आया तो उसका ये कहना था कि वो बहुत भयानक चुड़ैल है जो कई बरसों से भटक रही है। तुम लोग अपने अपने घर के दरवाज़ों पर लिख दो, नीलबा यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा बच्चा यहाँ नहीं है, वो नहीं आएगी, वो तुम लोगों की जान छोड़ देगी। फिर हर घर के दरवाजे के ऊपर ये लिखा गया, नीलबा यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा बच्चा यहाँ पर नहीं है। तो नीलबा ने दरवाजे खटखटाना बंद कर दिया। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि कभी कभी वो किसी घर की माँ की आवाज़ें निकालती थी, ऐसी आवाज़ें निकालती थी जिस पर अगला बंदा फ़ौरन से इमोशनल हो जाता और दौड़ उठता कि बाहर कौन है, माँ इतनी रात को बाहर क्या कर रही है। और कभी कभी वो एक मखसूस बच्चे का नाम लेकर उसको आवाज़ें देती। कुछ लोगों ने उसको देखा भी था और उनका ये मानना था कि वो एक बहुत भयानक बूढ़ी चुड़ैल है जिसकी आंखें बहुत खौफनाक हैं। उसको देखने वाले ये हाल बताते बताते ही तड़प तड़प कर जान दे देते थे। लेकिन जब उस तांत्रिक के बताए हुए तरीके के बाद दरवाज़ों पर लिखा गया कि नीलबा यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा बच्चा यहाँ नहीं है, तो उसने हर घर की दस्तक देना बंद कर दी। ये कहानी हम लोगों के इलाके की जानी मानी कहानी है। जो भी लोग आपकी स्टोरी को सुनेंगे, जो भी लोग इंडिया से हैं, वो ज़रूर आपको इस बात के बारे में बताएंगे कि ये बात सच है। बेंगलोर के 90s में, उन दिनों में नीलबा का खौफ हर दिल पर था। अभी भी जो लोग उस पुरानी कहानी को भूल चुके हैं, जो लोग भी नीलबा को भूल चुके हैं, शायद वो ये नहीं जानते कि नीलबा कभी भी वापस आ सकती है। ये एक स्टोरी थी हम लोगों के इलाके की जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अनिल आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी निदा शेयर करी है। निदा कहती हैं, आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। हम लोगों का गांव झंग से आगे है। एक दफ़ा की बात है, हम लोगों की जो कच्ची हवेली थी उसको तामीर करवाना था, तो उस पर बहुत ज़्यादा काम होना था। नए सिरे से उसको बनवाना था। पुरानी हवेली थी और अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, टूट फूट का शिकार थी। इस सिलसिले में
हम लोगों की हवेली की पिछली तरफ एक और घर था। काफ़ी अरसे से वो घर बंद था, यानी ये कह लें कि हम लोगों की हवेली की जो पिछली साइड थी वहाँ पर एक सड़क थी। ये सड़क की दूसरी तरफ मकान था, ये भी कच्चा ही मकान था, लेकिन इसके 2 कमरे वहाँ पर उस दौर में भी पक्के बने हुए थे। ये आज की तकरीबन 10 साल पुरानी बात है। हम लोगों ने वक्ती तौर पर जिनका वो घर था उनसे रब्ता किया और ये कहा कि हमें 1 माह के लिए ये घर चाहिए। उनसे रब्ता हो गया, उन लोगों ने हमें घर की चाबियाँ दे दी। अपना ज़रूरत का सामान लेकर हमने वहाँ पर शिफ्ट होना था, क्योंकि सामने हम लोगों की हवेली तामीर हो रही थी। तो जब हम लोग उस घर में गए, उस घर को देखा, देखने में वो घर बहुत ही ज़्यादा पुराना और बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। अब जगह जगह पर जैसे मिट्टी में गड्ढे बने हुए थे। हमने बस टाइम गुजारना था 1 माह का। कमरे उसके ठीक थे, सफाई वगैरह की, कच्चा मिट्टी का सहन था। उसके एक कोने में एक जला हुआ दरख्त था जिसको बाकायदा जलाकर काटा गया था और उसका आधा तना वहीं पर मौजूद था। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना लगता था कि पता नहीं इस दरख्त को क्यों जलाया गया है, और अभी तक वो दरख्त निकला नहीं था, वो जलकर उतना ही था। हम लोगों ने वहाँ पर कुछ ज़रूरत का सामान रखा रहना शुरू कर दिया। सर्दियों की ही रातें थी, तो हम लोग जब वहाँ पर खाना बनाते थे तो जितने भी कोयले वगैरह बचते थे उनको उठाकर हम लोग अपने कमरों में ले जाते थे, क्योंकि गांव की सर्दियाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। खुली हवाएं होने की वजह से ठंड ज़्यादा महसूस होती है। अभी हमारी उस घर में पहली ही रात थी, तो मेरे भाई और अब्बू काफ़ी देर से हवेली से वापस आते थे। तकरीबन रात के 10 बजे का टाइम होगा। दरवाजे पर दस्तक हुई तो अम्मी ने कहा कि अब्बू आ गए होंगे, दरवाज़ा खोल आओ। तो जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलने के लिए भी जा ही रही थी तो मेरी एकदम से नज़र पड़ी उस कटे हुए दरख्त के तने पर। वहाँ पर हम लोगों के बरामदे में लगे बल्ब की रोशनी जा रही थी। तो मैंने बल्ब की उस पीली रोशनी में देखा उस दरख्त के ऊपर एक परिंदा बैठा हुआ था। वो परिंदा काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा था। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही थी। उसकी आंखें ऐसे थे जैसे सुर्ख रंग की आंखें होती हैं। मैंने आज तक ऐसा अजीब परिंदा नहीं देखा। मैं भागती हुई गई और मैंने दरवाज़ा खोला। अब्बू और भाई अंदर आ गए तो मेरा ध्यान अभी भी उसी दरख्त की तरफ था। उन लोगों ने मेरे पर इतना गौर नहीं किया, उन्हें लगा कि शायद मुझे बाहर कोई काम है। वो लोग कमरे के अंदर चले गए। मैं अभी भी उसी परिंदे की तरफ देखती जा रही थी। जो ही मैं करीब जाने लगी उसने अजीबोगरीब आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। पता नहीं वो कोई उल्लू था या कौन सा परिंदा था। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना सा लग रहा था। एकदम से जैसे मैं और करीब जाने लगी तो वो परिंदा फड़फड़ाकर उड़ गया। मैं डर के पीछे हट गई। तो मैं भागती हुई अंदर आई और मैंने अम्मी को बताया, अम्मी इस कटे हुए दरख्त के तने पर एक अजीबोगरीब परिंदा बैठा था। अम्मी ने कहा रात का वक्त है, खुली जगह है, तो यहाँ पर रात के वक्त बहुत ज़्यादा उल्लू होते हैं, तो ये वही होगा। मुझे लगा कि शायद वही होगा। खैर हम लोग सो गए। अब वॉशरूम जो था वो उस सहन में था। रात पिछला पहर था, मुझे वॉशरूम जाना था। मैं उठी, मेरे दिल में तो कोई डर ही नहीं था। मैंने सोचा कि मैं वॉशरूम जाती हूँ। जो ही मैं वॉशरूम में जाने लगी मुझे फिर से ऐसे महसूस हुआ जैसे उस दरख्त के तने के पास कोई आवाज़ आई है। पता नहीं वो कैसी आवाज़ थी। जो ही मेरी नज़र उस तरफ गई तो बल्ब की रोशनी में मैंने देखा वहाँ पर एक छोटे से कद का आदमी खड़ा था। उसका कद बहुत छोटा था, शायद 1 या 2 साल के बच्चे जितना कद होगा। बहुत काला रंग था और बहुत बड़ा सर था। उसके छोटे छोटे बाजू और लंबे लंबे हाथ थे। मुझे अच्छी तरह से याद है वो उसी जले हुए दरख्त के तने के ऊपर बैठा हुआ था और भयानक नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। उसको देखने की देर थी, मैं चीखें मारती हुई अंदर भागी। मैं डर गई। मैंने अम्मी को कहा, भाई मैंने अजीबोगरीब चीज़ देखी है। अम्मी भी परेशान होगी कि पता नहीं इसको क्या हो गया है। वो मेरे साथ बाहर आई तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, जबकि मैं उसे देख चुकी थी। मुझे बहुत सख्त बुखार चढ़ गया। उसी वक्त मुझे कपकपी तारी हो गई। मैं वॉशरूम भी नहीं गई और सुबह तक मुझे 103 बुखार था। फ़ौरन से मेरे अब्बू हकीम साहब को लेकर आए। उन्होंने दवाई दी और ये कहा कि शायद ठंड लग गई है, इस वजह से इतना बुखार है। लेकिन मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द था और मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने अपनी अम्मी से ये कहा कि आप माने या ना माने, इस घर में कोई माजरा है, कुछ ना कुछ है। अम्मी मुझे कहने लगी कि तुम वहम करती हो। हम लोगों की गाँव की ही एक खातून थी जिनसे हम कुरान पाक पढ़ते थे, सुबारा पढ़ते थे। वो बहुत नेक खातून थी। उनको जिन्नात के बारे में इल्म था और वो जिन्नात की मौजूदगी को जान जाती थी।
उनको पता लग जाता था जहाँ जिन्नात होते थे। अम्मी उनके घर गई और उनको बुला कर ले आई। जैसे वो हम लोगों के घर आई, इस कटे हुए और जले हुए दरख्त के तने के ऊपर एक जिन रहता है। वो जिन पहले इस दरख्त पर था। उसने इस घर वालों को बहुत ज़्यादा तंग किया, तो उन लोगों ने इस दरख्त को जलाकर काट दिया। वो जिन इस दरख्त के ऊपर आज भी रहता है और अपना आप आधी रात को जाहिर करता है। वो मुख्तलिफ रूप में यहाँ पर नमूदार होता है। इस घर से जितनी जल्दी होता है चले जाओ, वरना तुम्हारी बेटी को जान से मार देगा, क्योंकि वो एक ऐसा भयानक जिन है जो लड़कियों पर आशिक होता है और उनको मार देता है। जब हम लोगों ने ये बात सुनी, हम लोग बहुत डर गए। सभी गांव वाले उनकी हर बात मानते थे, क्योंकि आज तक उन्होंने जो भी बातें बताई थी जिन्नात के बारे में वो सच हुई थी। हम लोगों का एक ही दिन उस घर में आना हुआ था। अभी तो चंद सामान हम लेकर आए थे, एक कमरे का, कुछ चारपाइयाँ और कुछ खाने पीने का सामान। हम लोगों ने उसी दिन सारा कुछ वापस अपनी हवेली में रखा। वहाँ पर रहकर हमने घर बनवा लिया। लेकिन उस सेफज़दा घर से हम लोग निकल आए, जहाँ पर उस कटे हुए दरख्त के ऊपर उस भयानक जिन का बसेरा था। ये हम लोगों की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया निदा आपका। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nusheer57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर भी मैं स्टोरी ऑन एयर कर रही हूँ, उसको भी विजिट करें एंड सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।